हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए मैराथन लेके आई हूँ, वो भी पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की, जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, ठीक है, अकाउंटिंग। उस पे ये मैराथन में लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ पूरा अकाउंटिंग डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। आप सब लोगों ने पेपर 1 की मैराथन को बहुत प्यार दिया है। पेपर 1 में मैंने आपको रिसर्च, एप्टीट्यूड, इंडियन लॉजिक, इन सब की मैराथन दी थी, राइट, एंड स्टैटिस्टिक्स की भी मैराथन करवाई थी, राइट। तो आप लोगों को वो मैराथन अच्छी लगी, इसके रिस्पॉन्स में ही मैं आपके लिए पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए एक और मैराथन लेके आई हूँ, जो की है ऑन द यूनिट नंबर 2। आपका यूनिट नंबर 2 है सिलेबस का, जो की है अकाउंटिंग। उस पर ये पूरी मैराथन चलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये थोड़ा लंबा होगा मैराथन है, सो सीधी सी बात है कि 1.5-2 घंटा मिनिमम ये मैराथन जाने वाली है। सो अच्छे से पूरे ध्यान से इस मैराथन को देखिएगा, एंड ट्रस्ट में आपका अकाउंट इससे काफी अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप सबको पता होगा। कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास? 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल, दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में कितने टाइप के अकाउंट आते हैं? 3 टाइप के अकाउंट आते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं प्रियंका अकाउंट, है ना, मैं बोलूं राज अकाउंट, मैं बोलूं ईशा अकाउंट, तो ये क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि हम तीनों ही लोग इंडिविजुअल है, नेचुरली पैदा हुए हैं और हमारा अकाउंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर आता है आर्टिफिशियल या तो लीगल अकाउंट। ये कैसा अकाउंट होता है? जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आईसीआईसीआई अकाउंट, या मैं बोलूं सपोज एसबीआई अकाउंट, ठीक है। बैंक्स का भी तो अकाउंट होता है ना आरबीआई के पास, है ना। यहाँ सपोज मैं बोलूं कि टाटा अकाउंट, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल लीगल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये सब कंपनीज क्या है? आर्टिफिशियली इंडिविजुअली काउंट की जाती है। इनको भी हम पर्सन के जैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन ये कैसे रहते हैं? कि आपका आर्टिफिशियल पर्सन रहते हैं, लीगल पर्सन रहते हैं। कानून की नजरों में ये एक इंसान है, ये कंपनीज की, लीगली ये एक इंडिविजुअल है, इसलिए इनको ऐसे टाइप के अकाउंट को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लीगल अकाउंट, ठीक है। फिर आता है थर्ड टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, जो कि है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है? जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि सपोज किसी की कोई माइनर है, ठीक है, तो उसका माइनर का जो बोलते हैं ना केयर टेकर होगा, तो वो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, है ना। यानी कोई हेयर है, किसी के मरने के बाद कोई नॉमिनी है, तो ऐसे टाइप के सारे अकाउंट्स क्या बन जाते हैं? आपके वो बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट। सबसे पहला कौन सा था? नेचुरल। दूसरा कौन सा था? आर्टिफिशियल या लीगल। और तीसरा कौन सा आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आई होप पर्सनल अकाउंट्स क्या है ये तीनों क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट के ऊपर। एक तो हमने पर्सनल के तीनों टाइप देख लिए, अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट के ऊपर, जो कि है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में ब्रॉडली कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 2 टाइप, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? रियल अकाउंट जो रहता है वो हमेशा रिलेटेड होता है आपकी असेट से। रियल अकाउंट हमेशा किससे रिलेटेड रहता है? आपकी असेट से। एंड असेट्स भी 2 टाइप की होती है, एक होती है टैंजिबल असेट, दूसरी होती है इनटैंजिबल असेट। असेट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी टैंजिबल असेट, दूसरी होती है आपकी इनटैंजिबल असेट। टैंजिबल असेट यानी कि वो असेट जिसको आप देख सकते हो, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग, लैपटॉप, कंप्यूटर, आपका प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है? आपके बिजनेस की टैंजिबल असेट्स, है ना। और दूसरी तरफ कुछ असेट्स ऐसी रहती हैं जो इनटैंजिबल है। इनटैंजिबल यानी जिसको आप देख नहीं सकते हो। जैसे आपके पास कॉपीराइट है किसी चीज का, है ना, या आपके पास क्या है? लाइसेंस है किसी चीज का। तो ये सब चीजें कैसी है? ये सब चीजें इनटैंजिबल असेट होती है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजों को आप देख नहीं सकते हो, कॉपीराइट को आप देख नहीं सकते हो, पेटेंट्स को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी ये इनटैंजिबल असेट होती है, है ना। आई होप ये क्लियर है। रियल अकाउंट के दोनों टाइप्स क्लियर है। रियल में टैंजिबल असेट्स आती है, दूसरी इनटैंजिबल असेट्स, ठीक है। फिर तीसरा एंड लास्ट टाइप का अकाउंट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड रहता है? नॉमिनल अकाउंट हमेशा आपका रिलेटेड रहता है एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस से रिलेटेड रहता है। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली किससे रिलेटेड रहता है? एक्सपेंसेस से रिलेटेड रहता है, लॉसेस से रिलेटेड रहता है, इन सब से रिलेटेड रहता है आपका नॉमिनल। ठीक है, तो कितने टाइप के अकाउंट थे? 2 टाइप के, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में कितने थे? 3। इम्पर्सनल में कितने थे? 2। या कई बार लोग ना टाइप्स ऑफ अकाउंट को ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं कि 3 टाइप के अकाउंट है। पहला पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। ठीक है, ऐसे करके भी बहुत सारी जगहों पे क्लासिफिकेशन मेंशन होता है। आप ऐसे मानो या वैसे मानो, बात तो एक ही। ठीक है, आई होप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्लियर है अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या है, ये भी आपको याद रखते हैं, बिकॉज ये आपको काम भी आते हैं ना, आपसे कभी कभार पूछ भी लिए जाते हैं। 3 टाइप के अकाउंट हम अभी पढ़ के आए थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना। चलो इनके रूल्स देखते हैं। सबसे पहला तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना। ये आई होप आप सबको याद होंगे ये सब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पे जो मैं मैराथन में एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके अलावा भी आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक या कोई और टॉपिक डिटेल में समझना है और मैराथन में इतना डिटेल में शायद मैंने नहीं कवर किया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके लेक्चर बाय लेक्चर भी इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा अगला टॉपिक आज का, जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अभी जो टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, नंबर 1 जहाँ से शुरू हो रहा है, ये सारे टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक एक करके मैं फटाफट से समझा देती हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है अकाउंटिंग का? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? जिसको आप लोग प्रूडेंस भी बोलते हो। कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम क्या है? प्रूडेंस भी बोला जाता है। ये प्रिंसिपल के हिसाब से आप क्या करोगे, फ्यूचर में जो पॉसिबल लॉसेस होने वाले हैं उसको आप पहले से ही देख लो, उसके लिए पहले से ही रिकॉर्ड करके रख लो, लेकिन फ्यूचर में जो पॉसिबल गेन्स होने वाली है उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? अगर फ्यूचर में कुछ लॉस होगा तो आप उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रखो, लेकिन फ्यूचर में कुछ गेन होने वाला है उसको पहले से ही प्रोविजन बना के रखने की या उसको रिकॉर्ड करके रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाते हैं, इन्वेंट्रीज को लोअर वैल्यूएशन पे करते हैं एट द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल्स हैं प्रूडेंस के, ये सब एग्जांपल है कंजर्वेटिज्म के, जो दिखाता है कि हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स में हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि हम लॉसेस को हमेशा पहले से ही रिकॉर्ड करके बैठ जाते हैं जो फ्यूचर में होंगे, लेकिन हम कभी भी फ्यूचर गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, आई होप फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कि आप हर एक चीज जो भी पर्टिनेंट है, जो भी रिलेटेड है, जो भी एक्यूरेट है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी रहती है? डिस्क्लोज करनी रहती है। फुल डिस्क्लोजर एज अ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कंपनी से रिलेटेड, बहुत जरूरी है कि आप अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें, है ना। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। और वो आप कैसे शेयर कर सकते हो? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ अपनी, साथ ही साथ उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जहाँ पे जरूरी हो वहां पे शेड्यूल्स बनाओ, एनेक्सर्स बनाओ, नोट्स बनाओ, सो दैट लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? जब आप सेम जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं या मेथड्स है, जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम टू सेम फॉलो करते रहते हैं उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। जैसे सपोज से फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो करते हो अपने अकाउंटिंग के लिए, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं अपने फर्म में क्या करती हूँ, मैं अपने फर्म में स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करती हूँ। ठीक है,
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में सेम मेथड यूज कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ, ये शो करता है कि मेरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कैसे कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सालों साल में अगर डेप्रिसिएशन जहाँ पे भी दिखाती हूँ मैं एक ही मेथड से दिखाती हूँ और हर साल मैं उसी मेथड को फॉलो कर रही हूँ, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है। एंड एक चीज मैं यहाँ पे बोल दूं, इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपसे कब पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो पक्का है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हर बार आता है, गारंटीड। तो बहुत जरूरी है आप सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझे फटाफट से, ताकि आपको पेपर में यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इजीली सॉल्व करना है ना। बढ़ते हैं अगले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या करते हो, हर वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए जो मटेरियल है, यानी कि आपको हर वो इंफॉर्मेशन बतानी है जो जरूरी है। जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, लीगल इंफॉर्मेशन है, कुछ रेपुटेशनल एलिमेंट्स है, कुछ कंपनी के सिस्टम्स है, इंटरनल एक्सटर्नल शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई भी चीज है, सब कुछ कंपनी को क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स में शो करना है, स्टेटमेंट्स में शो करना है। हर वो इंफॉर्मेशन जो जरूरी है कंपनी के लिए वो सारी की सारी शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स के साथ आपको शेयर करनी ही। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी क्या बोलता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है प्रियंका नेट क्लास, ठीक है, ये मेरा एक बिजनेस है, और दूसरी तरफ मैं एक इंडिविजुअल हूँ प्रियंका, है ना। तो कानून की नजरों में प्रियंका एज एन इंडिविजुअल अलग है और ये जो बिजनेस है मेरा प्रियंका नेट क्लासेस वो अलग। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि आपके जो भी कैपिटल अकाउंट है, ड्रॉइंग अकाउंट है, वो आप सेपरेटली बनाते हो। क्यों? क्योंकि आप मानते हो बिजनेस अलग है, बिजनेस ओनर अलग है। ठीक है, एज फार एज आपका सोल प्रोप्राइटरशिप इज कंसर्न। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्लियर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या होता है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको क्या करने चाहिए, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स किसमें मेजर करने चाहिए, आपके अकाउंट्स को, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को मॉनेटरीली आपको मेजर करना है, यानी मनी के टर्म्स में ही आपको मेजर करना है। ऐसे नहीं कि आप बार्टर सिस्टम रख सकते हो, कोई और सिस्टम फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर चीज को मनी में मेजर करके ही बताना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी यानी आप जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको कैसे बनाना है, उसको आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाना है और वो सेम पीरियड आपको हर बार फॉलो करना है। जैसे आप नॉर्मली अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कब बनाते हो, कब से कब तक के लिए बनाते हो, कौन से अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाते हो, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए बनाते हो ना। तो इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, या तो जिसको आप अकाउंटिंग पीरियड भी बोल सकते हो। आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, क्योंकि इसको आप फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हो, है ना। आप अपने सारे जो अकाउंट्स है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाते हो मोस्टली, या कोई लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी बना सकते हैं, किसी भी हिसाब से बना सकते हो, लेकिन आपको एक ईयर को पक्का फॉलो करना है। ठीक है, एंड सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो उस पर्टिकुलर पीरियड में हुए होंगे वो आपको उन स्टेटमेंट्स में शो करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि सारे के सारे जो आइटम्स हैं, ठीक है, जो आपने अर्न किए, अर्न करने वाले हो, ठीक है, या तो आपके आउटस्टैंडिंग है या तो आप ऑलरेडी प्रीपेड है, ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो ऐसे सारे आइटम्स को भी अगर वो उस पर्टिकुलर ईयर के हैं तो आपको रिकॉर्ड करनी। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे से फॉर एग्जांपल प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस पहले से ही भर के रखा है, प्रीपे करके रखा है, तो जितना भी इस साल का इंश्योरेंस आपने प्रीपे करके रखा है वो आप पहले से ही इसी साल के अकाउंट्स में, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ना। वैसे ही सपोज आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, आपका कुछ इंश्योरेंस पे करना बाकी है, ये साल खत्म हो गया लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, तो वो जो बाकी है, जो आपने अभी तक पे नहीं किया, उसको आप कहाँ पे शो करोगे, आप इसी साल के बुक्स में शो करोगे। भले आप उसको पे अगले साल कर दो, लेकिन आपका शो तो इसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में ही होना, इसी करंट ईयर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट सिंपली क्या बोलता है कि अब जिस टाइम पे वो खर्चा कर रहे हो या जो इनकम जिस टाइम पे कमा रहे हो वो टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
आप जिस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको आप उस ट्रांजैक्शन को उसी टाइम पे शो करोगे। अगर ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हो रही है तो आपको उसकी इनकम या उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो भी इसी साल दिखाना है। ठीक है, आई होप ये प्रिंसिपल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ जो कि है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल आपका क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बेसिकली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे बेस्ड है ना, जहाँ पे ये क्या बोलता है कि आपके पास जितना डेबिट है उतना ही इक्वलेंट क्रेडिट भी होना चाहिए। आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा कैसा होना चाहिए? आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। या मैं इसको दूसरे टर्म्स में बोलूं तो आपका रेवेन्यू और कॉस्ट हमेशा मैच करना चाहिए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि मैंने कोई रेवेन्यू अर्न की है तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है वो भी आपको दिखाना है। ठीक है, आई होप ये प्रिंसिपल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ जो कि है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपका बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए चलता रहेगा, यानी आपका बिजनेस की जो लाइफ है वो परपेचुअल रहेगी। परपेचुअल यानी लॉन्ग लाइफ रहेगी। आपके बिजनेस की लाइफ कैसी है? लॉन्ग लाइफ के लिए। हम हमेशा अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक के लिए चलता रहेगा। दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज गोइंग कंसर्न। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ जो कि है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उसको आपको वैल्यू करना है एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट rather than their market value, opportunity cost और even their realistic value. Cost principle क्या बोलता है कि जो भी आपकी asset है, say for example मैंने एक मशीन खरीदी, ठीक है, कॉस्ट कितनी थी? मैंने एक मशीन खरीदी, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? उसकी कॉस्ट प्राइस थी say for example 50,000। ठीक है, अब मैं उसको रिकॉर्ड किस पे करूंगी? अपने बुक्स में कितने प्राइस पे शो करूँ? उसको मुझे 50,000 पे ही शो करना पड़ेगा, यानी जो एक्चुअल प्राइस जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था मेरे को उसी प्राइस पे उसको शो करना पड़ेगा। सिर्फ मैं क्या कर सकती हूँ, इस रिकॉर्ड की हुई प्राइस को डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकती हूँ एज पर जो भी मैं मेथड अडॉप्ट करूँ। ठीक है, आई होप ये प्रिंसिपल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ जो कि है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या बोलता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग के सिस्टम को फॉलो करता है ये, जहां पे ये क्या बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसके दो साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? दो साइड्स। कौन से होते हैं वो दो साइड्स? एक होता है आपका डेबिट, दूसरा होता है आपका क्रेडिट, है ना। एक होता है आपका डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। इसी को हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है, आई होप ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्लियर है। सो यहाँ पे आपके 12 के 12 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं एंड ट्रस्ट मी यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एंड 12 में से कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे पूछेगा ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी किस पे पूछता है कभी किस पे पूछता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से हर साल के पेपर में, हर शिफ्ट के पेपर में आता जरूर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है गुडविल। पहले तो समझते हैं गुडविल क्या है, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुडविल समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा गुडविल क्या होती है। गुडविल बेसिकली क्या होती है? गुडविल होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट यानी ऐसी एसेट जिसको आप देख नहीं सकते हो, है ना। ये बेसिकली क्या रहती है? गुडविल बेसिकली क्या रहती है? आपकी रेप्यूटेशन, आपके कंपनी की, आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं गुडविल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब टाटा का नाम लेती हूँ तो आप टाटा का नाम सुन के कोई भी प्रोडक्ट इजीली परचेस कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको गुडविल पता है, उसकी कंपनी भाई बहुत अच्छी है, सालों से ये कंपनी है, तो आप नाम की वजह से वो चीज खरीद लेते हो। नाम की वजह से खरीदते हो यानी आपकी गुडविल है उसको। ठीक है, और ये जो गुडविल का कंसेप्ट है, ये सबसे पहले गुडविल को क्लासिफाई किसने किया था? गुडविल को क्लासिफाई किया था पीडी लीक ने 1921 में। ये आपको याद रखना है, इस पर्सन का नाम कौन है? पीडी लीक। इन्होंने ही गुडविल को 4 तरीके से क्लासिफाई किया था। इन्होंने गुडविल को कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफाई किया था। याद रखिएगा, कौन थे वो पर्सन जिन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से गुडविल को क्लासिफाई किया था? वो पर्सन थे पीडी लीक इन द ईयर 1921। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ गुडविल बोलो या आप क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल बोलो, बात तो
एक ही है ना। चलो 4 टाइप की गुडविल होती है। सबसे पहली होती है डॉग गुडविल, दूसरी होती है आपकी कैट गुडविल, फिर थर्ड होती है आपकी रैट गुडविल एंड फोर्थ होती है आपकी रैबिट गुडविल, है ना। 4 टाइप की गुडविल है आपके पास, एक एक करके चारों को समझते, ठीक है। सबसे पहले तो है आपकी डॉग गुडविल। डॉग गुडविल क्या होती है, यहाँ पे कस्टमर्स क्या रहते हैं, लॉयल तो है आपके तरफ, लेकिन वो किसके तरफ लॉयल है, अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के तरफ, अपनी कंपनी की लीडरशिप के तरफ। यानी जहां जहां पे आपकी मैनेजमेंट जाएगी, जहां जहां पे आपकी कंपनी की लीडरशिप जाएगी, वहां वहां पे लोग मूव हो जाते, ठीक है। यानी यहाँ पे लोग आपकी कंपनी के प्रति लॉयल नहीं है, बल्कि ये लोग लॉयल किसके तरफ है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी की लीडरशिप है, उसके तरफ लॉयल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं वॉरेन बफेट, है ना। वॉरेन बफेट को क्या माना जाता है, शेयर मार्केट का हार्ट एंड सोल माना जाता है ना। तो उनकी कंपनी जो है, जहां जहां पे उनकी कंपनी इन्वेस्ट करती है, वहां वहां पे लोग भी उनको फॉलो करते हैं ना। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं ना। तो वो होती है डॉग गुडविल, जिसमें उनकी कंपनी के लोग क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज ऑफ वॉरेन बफेट, है ना। वैसे ही से फॉर एग्जाम्पल पहले जी न्यूज पे एक शो चलता था डीएनए, है ना, अभी भी चलता है। जब डीएनए पहले जी न्यूज पे चलता था, तो उसके जो एंकर थे ना, वो सुधीर चौधरी। तो बहुत लोग वो न्यूज चैनल देखते ही इसलिए थे, डीएनए देखते ही इसलिए थे, क्योंकि उसमें सुधीर चौधरी जो थे वो एंकरिंग करते। तो सुधीर चौधरी अब जी न्यूज से निकल के कहाँ पे चले गए, वो चले गए आज तक। तो अब क्या हो गया, जो भी ऑडियंस सुधीर चौधरी की वजह से जी न्यूज देखती थी, डीएनए देखती थी, अब वो कहाँ पे चले गए, वो आज तक पे चले गए। क्यों, क्योंकि सुधीर चौधरी आज तक पे चले गए। उसे हम बोलते हैं डॉग गुडविल। यानी लोग यहाँ पे जी न्यूज के फैन नहीं थे, या जी न्यूज को गुडविल के तौर पे नहीं मानते थे, लेकिन उसकी कंपनी के जो टॉप लीडरशिप पोजीशन पे जो लोग थे, उनको फॉलो करते थे। उसे हम बोलते हैं डॉग गुडविल, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ गुडविल आती है आपकी कैट गुडविल। कैट गुडविल कैसे रहती है, यहाँ पे आपकी ब्रांड इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते ही इसलिए क्योंकि आपकी ब्रांड बनी हुई है। जैसे एप्पल के जब आप आईफोन खरीदते हो, लोग खरीदते ही किस लिए, क्योंकि यहाँ पे आप कितना भी डिस्काउंट दे दो, लोगों को कुछ भी दे दो, आप बोल दो नहीं भाई एप्पल के जगह पे आप सैमसंग ले लो, तो सामने वाला नहीं खरीदेगा। एप्पल के जगह पे आप उनको बोल दो कि वन प्लस ले लो, तो भी सामने वाला नहीं खरीदेगा। क्यों, क्योंकि एप्पल की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड इक्विटी है। उसे ऐसी टाइप की गुडविल को हम बोला जाता है कैट गुडविल, जहां पे लोग आपके ब्रांड के प्रति लॉयल है। यहाँ पे लोग किसके प्रति लॉयल है, आपके ब्रांड के प्रति, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ। हमारे घर में ना सैमसंग का टीवी था पहले, ठीक है। अब हमारा टीवी खराब हो गया, तो मैंने अपने पापा को बोला न्यू टीवी लेना है। तो पापा ने फिर पता है क्या बोला, सैमसंग का ही टीवी ले लिया। तो ये क्या हुआ, कैट गुडविल। पापा की लॉयल्टी किसके तरफ है, सैमसंग कंपनी के तरफ। तो और भी तो मार्केट में टीवी थे जो उससे सस्ते भी मिल रहे थे, कुछ उससे महंगे भी मिल रहे थे, यानी कुछ उससे बेटर भी थे, कुछ उससे वर्स्ट भी थे। लेकिन मेरे पापा ने क्या चूज किया, वही कंपनी चूज किया जिसका पहले वो टीवी यूज करते थे ना। तो उसे हम बोलते हैं कैट गुडविल, ठीक है। यहाँ पे लोग किसके तरफ लॉयल है, ब्रांड के प्रति लॉयल है। बढ़ते हैं अगली टाइप ऑफ गुडविल की तरफ, जो कि है रैट गुडविल। रैट गुडविल क्या होता है, यहाँ पे आप क्या देखते हो, रैट गुडविल पे यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप किसी ना तो ब्रांड के प्रति लॉयल हो, ना तो कंपनी के प्रति लॉयल हो। यानी यहाँ पे आप किसी के भी प्रति लॉयल नहीं हो। यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, जो मिलता है आपको खरीद के आ जाते हो। अब ये किसमें होता है, ये होता है नॉर्मली एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स में। किस प्रोडक्ट्स में होता है, इसका एग्जांपल है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि सोप हो गया, है ना, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब क्या है, इन सब में आप एज एन इंडिविजुअल क्या शो करते हो, रैट गुडविल को फॉलो करते हो। क्यों, क्योंकि आप ना किसी कंपनी के मैनेजमेंट या लीडरशिप को देख रहे हो, ना ही आप किसी ब्रांड को देख रहे हो, आप इन सब चीजों को नहीं देख रहे हो, बल्कि आप क्या करते हो, अभी सपोज मैं सोप यूज करती थी लक्स का, लेकिन इस बार मैं दुकान में गई और मेरे को क्या लगा, मेरे को गोदरेज का साबुन ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं गोदरेज लेके आई। पहले मैं लक्स यूज करती थी, अब मैं गोदरेज का लेके आई। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ,
अब मैं नेक्स्ट टाइम गई तो डेटॉल सस्ता मिल रहा था तो मैं डेटॉल लेके आ गई। तो ये क्या है, इसे हम बोलते हैं रैट गुडविल, जहाँ पे कंपनी के तरफ कोई भी लॉयल्टी नहीं है, लोग बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, लोग आपकी गुडविल नहीं देखते हैं, आपके प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली नहीं खरीदते। जब उनको जो खरीदना होगा अपनी पसंद के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वो तब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। नॉर्मली किन में चीजें देखो जाता है, ये देखा जाता है आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, आई होप रैट गुडविल क्या है ये क्लियर है। बढ़ते हैं अगले टाइप के गुडविल की तरफ, लास्ट टाइप ऑफ गुडविल जो कि है रैपिड गुडविल। रैपिड गुडविल क्या होता है कि आपके नियर बाय में जो भी है, जो भी आपके असेसेबल है, आप उसको ही खरीदते हो। जो भी चीज आपको नियर बाय मिलेगी आप उसी चीज को खरीद लेते हो, उसे हम कहते हैं रैट गुडविल। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आपको फ्रूट्स खरीदने होते हैं, वेजिटेबल्स खरीदने होते हैं, खाने का कुछ भी आइटम खरीदना होता है, तो आप क्या करते हो, आपके जो नजदीक में जो दुकान होंगे आप उनके पास ही जाके खरीदो, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको फ्रूट चाहिए और फ्रूट लेने के लिए आप ऑल द वे, सपोज आप रहते हो बॉम्बे में और आप क्या करोगे, बॉम्बे में सपोज आप रहते हो मरीन लाइंस में और आप जाओगे सीधा का सीधा बोरीवली वहां पे खरीदने, आप ऐसा नहीं करोगे, राइट। क्यों? क्योंकि आप रैपिड गुडविल शो करते हो। कुछ कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट ऐसी रहती हैं जो हमको नियर बाय से परचेज करनी होती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फिश हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, ये सब चीजें कैसी रहती है, ये सब चीजों में अप्लाई होता है आपका रैपिड गुडविल। यानी जो दुकानदार आपके सबसे नजदीक होगा आप वहां से ही जाके इन चीजों को परचेज करना पसंद करो। ठीक है, आई होप रैपिड गुडविल क्या है ये क्लियर है। चारों टाइप के गुडविल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपके चार टाइप कौन से थे, डॉग, कैट, रैट, है ना, और चौथा टाइप कौन सा था, रैपिड। डॉग में आप ईमानदार किसके तरफ थे, डॉग में आप ईमानदार थे कंपनी के लीडरशिप के तरफ। इसके तरफ ईमानदार थे आपकी कंपनी की लीडरशिप, मैनेजमेंट, है ना, जो भी आपकी लीडरशिप के लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, आप उनकी तरफ लॉयल। कैट गुडविल में क्या होता है, आप ब्रांड के प्रति लॉयल हो, कुछ भी हो जाए, मैं तो एप्पल ही खरीदती हूँ तो ब्रांड। रैट गुडविल मतलब कोई लॉयल्टी नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है। और रैपिड गुडविल किसके ऊपर अप्लाई होता है कि जो भी चीज आपके नियर बाय में होगी आप वहां से ही जाके इनको खरीदो। ठीक है, आई होप चारों टाइप के गुडविल क्लियर है। चारों टाइप के गुडविल का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है जिससे आप इसको इजीली याद रख सकते, है ना। बढ़ते हैं अगले टाइप, अगली चीज के ऊपर, अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है गुडविल वैल्यूएशन। अब गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं ना, उसके अलग अलग मेथड्स है ना। लेकिन गुडविल को वैल्यू ही क्यों करना है, गुडविल को वैल्यू क्यों करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो जाता है, डेथ हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है, अमालगमेशन हो जाता है। अमालगमेशन यानी दो फॉर्म्स मिलके एक फॉर्म बन जाती है, या कभी कभी आपका जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें चेंज आ जाता है। तो इन सब रीजंस के वजह से ही कई बार हमको जरूरत पड़ती है कि हम खुद की गुडविल को वैल्यू करें। ठीक है, इन सब सिनेरियोज में गुडविल को वैल्यू किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं गुडविल के मेथड्स के तरफ। वैल्यू करने के लिए, अगर हम गुडविल को वैल्यू करना है तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स। कितने टाइप के मेथड्स है हमारे पास, 3 मेथड्स। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड ध्यान से समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, तीनों में से कभी भी कोई भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब भी आपको गुडविल वैल्यू करनी होती है अपनी कंपनी की, आप 3 तरीके से ही कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है आपका एवरेज प्रॉफिट। पहला तरीका क्या है आपका, पहला तरीका है आपका एवरेज प्रॉफिट। दूसरा तरीका क्या है, सुपर प्रॉफिट। तीसरा तरीका क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी अगेन 2 टाइप है। पहला आपका सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज क्या होता है, जिसमें आप गुडविल को कैसे निकालते हो, एवरेज प्रॉफिट जो भी आपका इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट मतलब से फॉर एग्जांपल 5 साल, सपोज एक साल गुडविल थी आपकी 5,000, दूसरे साल आपकी गुडविल थी 2,000, तीसरे साल आपकी गुडविल थी सपोज 8,000, चौथे साल आपकी गुडविल थी सपोज 10,000, 5वें साल आपकी गुडविल थी सपोज 12,000। ठीक है,
अब इन पांचों का आप क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे। इन पांचों का क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे। ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट है, सॉरी गुडविल नहीं, सॉरी ये आपका जो भी प्रॉफिट्स है, ये 5 साल के मैंने आपको प्रॉफिट दे दिए, इन पांचों का आप क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालने के लिए इन पांचों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5, है ना, क्योंकि 5 साल के प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 5, 4 साल के होते तो डिवाइड बाय 4, ऐसे करके जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन रहेगा। तो ऐसे अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हो तो आप इजीली सिंपल एवरेज मेथड के थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के थ्रू आप अपनी गुडविल को वैल्यू कर सकते हो। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में ये एक दूसरा मेथड है, एक था सिंपल एवरेज, दूसरा है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हो इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सम ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेट्स और सम्स। आप यहाँ पे क्या करते हो, जो भी प्रॉफिट्स है, सपोज आपका प्रॉफिट था, जैसे मैं बोलूं 5,000, 15,000, 20,000, 8,000 और 12,000, ये आपके 5 साल के प्रॉफिट्स। ठीक है, अब इन सबका आप सम करो, टोटल करो, मल्टीप्लाई बाय सबका टोटल, मल्टीप्लाई बाय वेट्स। वेट्स यानी सपोज इनमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा है, 20,000, तो उसको नंबर 1 दे दिया, है ना। फिर उससे छोटा कौन सा है, 15,000, इसको 2 दे दिए। उससे छोटा कौन सा है, ऐसे करके इनको वेट्स दे दो, तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इन सबको वेट्स देके सम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आप, तो आपको मिल जाएगा गुडविल। ठीक है, अब डिटेल में मैंने ये आपको अकाउंटिंग के लेक्चर्स में समझाया है, आपने नोटिस किया है तो अकाउंटिंग प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कि हम मैराथन कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में एक एक लाइन एक एक चीज नहीं समझा सकती हूँ। आप वहां से जाके, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इन टॉपिक्स को और आपको लग रहा है कि थोड़ा भी आपके ऊपर से जा रहा है टॉपिक, तो आप वहां से जाके भी इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी अगेन दो मेथड है, एक तो है नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मेथड, दूसरा है एन्युटी। नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मेथड क्या होता है, इसमें गुडविल आपको कैसे मिलेगी, गुडविल मिलेगी आपको सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट जो भी आपका, उसको अगर आप नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। अब सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एक्चुअली या तो एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट्स क्या है ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगी तो आप इजीली इन मेथड्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो आपको नॉर्मली ना क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन होगा, सो डोंट यू वरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये जो है, ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मेथड। दूसरा आपका कौन सा मेथड है, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड किसको कंसीडर करता है, ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। इसमें आप गुडविल कैसे वैल्यू करते हो, इसमें आप गुडविल वैल्यू करते हो, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो यहाँ पे मैंने समझाया था, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको गिवन रहेगा हमेशा। ठीक है, सो डोंट यू वरी, लेकिन आपको फॉर्मूला सबकी याद रखनी है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगी तो आप सम कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो बहुत जरूरी है कि आप फॉर्मूला याद रखें ताकि आप सम सॉल्व कर सकें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। अगेन इसमें भी दो मेथड है कैपिटलाइजेशन में, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे गुडविल की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड्स में गुडविल इज इक्वल्स टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड में गुडविल की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालना है ये मैंने आपको यहाँ पे पीछे समझाया था ना, क्लियर आप उसको यूज करके आपको सुपर प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ताकि आपका काम बन जाए। अदरवाइज यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत यही हो जाती है कि आप फॉर्मूला याद नहीं रखते, इसलिए आपको सम सॉल्व करने नहीं आता है। जबकि याद करिए,
पेपर में एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 2 मार्क का ही तो होता है, तो इतना हार्ड तो वो सम देंगे नहीं, वो सम एकदम बेसिक ही देंगे। सम कैसा देंगे? बेसिक सा ही सम देंगे, सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करो, नंबर्स पुटअप करो, आंसर आ जाएगा, वैसे टाइप के सम देंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट करके दे सकते हैं, जैसे सपोज ये इस मेथड से पूछ लिया तो सुपर प्रॉफिट देंगे नहीं, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है ना, तो सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए, उसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए, है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे देंगे डायरेक्टली, ऐसे करके वो लोग पूरा ट्विस्ट इतना ही करेंगे, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ज्यादा वो आपको डिटेल में नहीं पूछ सकते, ज्यादा लेंथी सम नहीं करवा सकते वो लोग आपसे, ठीक है। आई होप थर्ड मेथड भी क्लियर है, और इसी के साथ आपके गुडविल के सारे मेथड्स कंप्लीट होते हैं। कितने टाइप के मेथड्स थे? 3, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में 2 मेथड थे, सिंपल एवरेज और दूसरी कौन सी थी? सुपर एवरेज या वेटेड एवरेज था सर, है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी अगेन कितने मेथड थे? 2 मेथड थे। सबसे पहला सुपर प्रॉफिट में कौन सा मेथड था? देखिए सुपर प्रॉफिट में कौन सा मेथड था? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज और एन्युटी मेथड। सुपर प्रॉफिट में कितने मेथड थे? 2, नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, और दूसरा मेथड कौन सा था? दूसरा मेथड था आपका एन्युटी मेथड, है ना। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में भी अगेन 2 मेथड थे, है ना। कैपिटलाइजेशन वाले में भी अगेन 2 मेथड थे। कौन से थे वो 2 मेथड? एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे भी था एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। यानी बोलने के लिए गुडविल को वैल्यू करने के 3 मेथड्स हैं ब्रॉडली, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। लेकिन एक्चुअल में बोलूं तो मैं कितने मेथड्स हैं? 6 मेथड्स हैं। सिंपल वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मेथड, एन्युटी मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब ये 6 के 6 मेथड अच्छे से समझ के इनकी फॉर्मुलाज लिख के रख लीजिएगा, बिकॉज अगर पेपर में सम आ गया तो अगर आपके सामने फॉर्मूला होगी तो आप सम को इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब आ जाते हैं हम लोग पार्टनरशिप पे। यहाँ से आपका जो टॉपिक शुरू होता है वो है पार्टनरशिप, ठीक है। अब पार्टनरशिप में मैं आपको ये जो टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट मैराथन में कराऊं या इसी में कंटिन्यू करूं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं बेटर मैं क्या करती हूँ, इसी में कंटिन्यू कर देती हूँ। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, पार्टनरशिप में ना मैंने आपको सम्स कराए हैं, ठीक है। क्या कराए? मैंने आपको सम्स कराए हैं। इसके ऊपर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर, है ना, न्यू पीएसआर के ऊपर, फिर आपका ऑपरेटिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, इन सब के ऊपर, और न्यू रेशियो, इन सब पे मैंने आपको सम्स कराए है ना। ऑपरेटिंग रेशियो नहीं, सॉरी, सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो, इन सब के ऊपर मैंने आपको सम्स कराया है ना। तो मैं यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट तो आपको नो डाउट अभी समझाऊंगी, लेकिन ये सारे सम्स में ना मैंने आपको अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में ना बहुत सारे सम्स कराए हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँ, गेन रेशियो का एक सम सिखाऊंगी, सैक्रिफाइस रेशियो का एक सम सिखाऊंगी, न्यू रेशियो का एक सम सिखाऊंगी, यानी हर एक सम का ना, हर एक टाइप के रेशियो का मैं एक एक सम सिखाऊंगी। लेकिन आपका काम है कि आप बाकी सारे सम्स को भी प्रैक्टिस करें। अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके पहले यहाँ पे मैराथन में एक एक सम समझ लीजिएगा, और अगर आपको जरूरत लगती है तो आप बाकी सारे सम्स अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, ठीक है, वहां से कर लेना, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है पहले थोड़ा थियरी देख लेते हैं फटाफट से 2-5 मिनट में, एंड फिर हम डायरेक्टली सम्स पे जंप करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन्स टू शेयर द प्रॉफिट्स, ठीक है, और लॉसेस, है ना। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके जब कोई बिजनेस करने आते हैं जिसके थ्रू वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अपने शेयर कर सके, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। अब पार्टनरशिप में 3 चीजें होती है, एक होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन यानी इनकमिंग पार्टनर। जब आप क्या करते हो, कोई नया पार्टनर आता है आपके बिजनेस में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सपोज आपके बिजनेस में ऑलरेडी 2 लोग थे, राज और रिया, 2 जन मिलके क्या कर रहे थे? पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, है ना। अब एक तीसरा पर्सन आ जाता है, ईशा।
बोलती है मेरे को भी लो, मैं भी आपके साथ बिजनेस करूँ। तो ईशा क्या हो गई, ईशा का एडमिशन होगा, ठीक है। अब ईशा एडमिशन करेगी तो क्या होगा, नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आएगा और अपना कैपिटल भी लेके आएगा, और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे उनको भी वो शेयर करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, ठीक है, नया पार्टनर आता है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको न्यू पीएसआर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, न्यू पीएसआर। पीएसआर स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। क्यों, कि पहले तो 2 जन बिजनेस कर रहे थे, अब तीसरा जन आ गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, 3 जन में हो जाएगा। फिर दूसरा आपको निकालना पड़ता है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है कि 2 पार्टनर जो पहले से थे, एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स थे, उनको अपनी प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है नए पार्टनर के लिए, ठीक है। इन दोनों पे हम सम्स करेंगे, डोंट यू वरी, मैं आपको एक एक सम इन दोनों का करा दूंगी ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए इन चीजों पे, है ना। एक एक सम हमने इनका कर दिया तो आपकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी इन चीजों पे, है ना। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, वो बैटरी लो की वजह से वो स्लाइड बंद हो गई थी, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सम्स है आपके, एक सम में यहाँ पे करा दूंगी मैराथन में, सेम सैक्रिफाइस रेशियो पे भी सम्स है, ठीक है। मैं एक सम यहाँ पे करा देती हूँ अभी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सम्स मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के आपको कराए हैं। आप वो सब सम्स अगर देखना चाहते हैं तो अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। असेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता है, लायबिलिटीज को रीअसेस करना पड़ता है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर इतना डिटेल में आपको अकाउंटिंग का पेपर तो है नहीं। साथ ही साथ आपको प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ता है और पार्टनर्स के कैपिटल को भी एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बदल जाती है बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 2 पार्टनर थे, एग्जांपल राज एंड रिया। 2 पार्टनर थे तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था सपोज 3:2। अब क्या हो गए, नया पार्टनर आ गया, राज और रिया तो पहले से ही थे, अब एक और तीसरा जन आ गया, कौन है, ईशा। तो अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब 2 पार्टनर नहीं है जो 3:2 में अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे। अब तीसरे पर्सन के लिए भी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के देखना पड़ेगा कि राज को कितना प्रॉफिट शेयर देना है, रिया को कितना देना है, कितना ईशा को देना है, ठीक है। और इसके फॉर्मूला क्या है, इसका सम्स क्या है, एक हम सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड इन सम्स को इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी एक सम पक्का आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है। यहाँ तो आपको पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, यहाँ तो आ जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो से, यहाँ तो आ जाएगा गेन रेशियो से। इन तीनों रेशियोज में से एक रेशियो पे तो पक्का सम आना ही आना है, 100% हर बार आता है। तो जरूर से इन सम्स को अभी सीखिए और डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हैं तो अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट से और भी एग्जांपल्स मैंने कराए हैं जो मैं यहाँ पे स्किप करूंगी इस मैराथन में, आप वहां से जाके कर ले, ठीक है। करें स्टार्ट, चलिए देखते हैं। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या बोलते हैं, 2 पार्टनर्स है अनिल और विशाल, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, इनका ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, 3:2। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, 3:2, है ना। दे एडमिटेड सुमित, अब इन्होंने किसको एडमिट किया है, सुमित को एडमिट किया है, किसको एडमिट किया है, सुमित को एडमिट किया है एज अ पार्टनर फॉर द 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब ये इसका शेयर है प्रॉफिट का, कितना है, 1/5, कितना है, 1/5, है ना, ठीक है। अब देखते हैं, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। अब हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, किसका, अनिल, विशाल और सुमित का, ठीक है। इसका कैलकुलेट करना है अनिल,
विशाल और सुमित। ठीक है, करें स्टार्ट सम को। ये मैंने पहले भी कराया है आपको, बट मैं एक बार फिर से करा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो सुमित का शेयर कितना है सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो सुमित का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर का शेयर है वो पहले लिख लीजिए। सुमित का शेयर कितना है 1/5, है ना। सुमित का शेयर कितना है 1/5। तो बाकी रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा वो भी आपको निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू, बाकी लोगों का शेयर कैसे मिलेगा, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5। 1 क्या है, 1 आपका बेस, 1 हमेशा क्या रहेगा आपका बेस। 1 माइनस 1/5 करेंगे तो क्या आंसर आता है 4/5। ये तो बेसिक मैथ्स आपको आती होगी, है ना। तो ये मिल गया मेरे को रिमेनिंग शेयर, ये था मेरा सुमित का शेयर, है ना। अब हम आते हैं बाकी पार्टनर्स के ऊपर। पहला पार्टनर कौन है, अनिल। चलो भाई, अनिल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, इसको हम फॉलो करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है आपका 3, अनिल का कितना है 3 बाय 3 + 2 5, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 5। आई होप ये 5 कहां से आया सबको समझ में आया, है ना। मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5। चलो मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग, है ना। 3 × 4 12, 5/5 25, ना। अनिल का तो हमको मिल गया। अब दूसरा पार्टनर कौन है, विशाल। विशाल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, विशाल का ओल्ड रेशियो कितना था, चलो देखो विशाल का ओल्ड रेशियो कितना है 2 बाय 3 + 2 कितना होता है 5 इनटू इसका रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5। चलो भाई 2 4 जा 8, 5 5 जा 25, आ गया विशाल का भी शेयर, है ना। अब कौन बचा, अब अकेला बचा सुमित, जो नया पार्टनर था उसका भी शेयर निकालना है। चलो निकालते हैं। सुमित न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, उसका कितना था शेयर 1/5, है ना। अब 1/5 में क्या मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों का डिनोमिनेटर देखो क्या है 25, यानी इसका तीसरे वाले का भी डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 25। अब मैं 1/5 में क्या मल्टीप्लाई करूं जो डिनोमिनेटर में को 25 ही आएगा, तो सीधी बात है 5 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 25 आएगा, 5 में 5 मल्टीप्लाई करूं, है ना। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 1 5 जा 5, 5/25, यानी हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा 12:8:5। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आंसर क्या आएगा 12:8:5। ठीक है, आई होप ये सम क्लियर है। अगर आपको डिटेल में इस सम को समझना है, और भी मैंने यहाँ पे अच्छे से कराया है, बट और डिटेल में अगर समझना है तो अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और देखिए बहुत सारे और एग्जांपल्स है, सेकेंड थर्ड ये सब मैंने एग्जांपल्स आपको कराए हैं, फोर्थ, है ना, फिफ्थ, ये सब एग्जांपल्स मैंने कराए हैं आपको, आप उन सबको देख सकते हैं। देखो 6 7 सम मैंने कराए हैं, 6 सम मैंने कराए हैं। कितने सम्स कराए मैंने 6 सम्स कराए हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर। अब 6 में से मैंने यहाँ पे आपको मैराथन में एक ही सॉल्व करके दिखाया है, बाकी आप चाहे तो अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। 2 लेक्चर में मैंने 6 सम करा दी, ठीक है, अकाउंटिंग। अब आते हैं हम सेकेंड टाइप सम्स के ऊपर, जो कि आता है आपका सैक्रिफाइस रेशियो। दूसरे सम आपको कहां से पूछे जाते हैं, दूसरे सम आपके पूछे जाते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, जब नया पार्टनर आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस कर देते हैं, उसे हम कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है, अगेन आपको ये लर्न करनी है, क्योंकि ये सम्स इस पे ही आएंगे। आपको लर्न होगी ये फॉर्मूला तो ही आप सम कर पाएंगे। ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट,
यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सिंपल, सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, चलिए सम करके देखते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके देखते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना? यही है ना इसकी फॉर्मूला। चलो करते हैं। अनिल एंड बेन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4। ठीक है, ओल्ड रेशियो है, दो पार्टनर्स है, 6:4 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, चंदन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 10:6:4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? न्यू रेशियो कितना है हमारा? 10:6:4। फाइंड आउट देयर सैक्रिफाइस रेशियो। अब इनका सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करें। चलो निकालते हैं। अनिल सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना? ओल्ड रेशियो कितना है मेरा? 6 डिवाइड बाय 6 + 4 10, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 10 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 10 डिवाइड बाय 10 + 6 16, 16 + 4 20। चलो माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है ना? माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, है ना? कैसे इक्वल करेंगे? चलो 10 और 20 डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 2 जा 12, 10 2 जा 20 माइनस 10/20। चलो माइनस करो। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो माइनस कर सकते हैं ना। 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 20। आंसर क्या आएगा? 2/20। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका? 2/20। ठीक है, अब वैसे ही हम किसका निकालेंगे? वैसे ही हम किसका निकालेंगे? दूसरा पार्टनर कौन है? बेन। बेन्स सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना? ओल्ड रेशियो क्या है बेन का? 4 बाय 6 + 4, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 6 + 4 10 माइनस न्यू रेशियो क्या है बेन का? 6 डिवाइड बाय 10 + 6 + 4 20। चलो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस या माइनस करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 4 2 जा 8, 10 2 जा 20 माइनस 6/20। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, यानी मैं लिख सकती हूँ 8 - 6 डिवाइड बाय 20। 8 - 6 यानी 2 डिवाइड बाय 20, है ना? तो आंसर क्या आ गया? 2/20। अब sacrifice ratio of Anil and Ben is क्या है दोनों का? 2:2, है ना? या इसको मैं 1:1 भी तो लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ, दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं ना, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ तो 2:2 आएगा, या बेटर आंसर क्या होगा? अगर और डिवाइड करके निकालना चाहो तो 1:1। ठीक है, मोस्टली आपको 1:1 दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप उसको ही टिक करो। ठीक है, गलती से 2:2 दिया, 1:1 नहीं दिया तो आप 2:2 करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको 2 की टेबल लग रही है ना, 2 1 जा 2 1 जा, इसलिए 1:1 हो गया आंसर। ठीक है, आई होप सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो क्लियर है। बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, बाकी तो काम हो जाएगा, है ना? अब इस सैक्रिफाइस रेशियो के भी देखिए और भी सम्स। ये सम्स मैंने आपको कहाँ पे कराए हैं? अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, एडमिशन में 2 सम्स थे। कितने टाइप के सम थे? एडमिशन वाला जो टॉपिक होता है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें 2 टाइप के सम्स थे। कौन से थे 2 टाइप के सम? एक था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, दूसरा था सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, है ना? दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका सैक्रिफाइस रेशियो निकालो। दोनों का मैंने एक एक सम करा दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रिटायरमेंट के टॉपिक की तरफ। रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब ही क्या होता है? से फॉर एग्जांपल 3 लोग बिजनेस कर रहे थे। कितने लोग बिजनेस कर रहे थे? 3। सपोज राज, रिया और ईशा, 3 जन बिजनेस कर रहे थे मिलके पार्टनरशिप में। अब क्या हुआ? अचानक से राज आया, राज ने बोला कि मैं तो बिजनेस से रिटायर होना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप फिर से बनानी पड़ेगी। किसके बीच में? रिया और ईशा के बीच में, जिसे हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जहाँ पे पार्टनर क्या हो जाता है? अपनी मर्जी से क्या करना चाहता है? एक फर्म से, अपने पार्टनरशिप बिजनेस से निकलना चाहता है,
तो उस केस में वो क्या ले लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है, और वो अपना कैपिटल भी लेके जाएगा, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस उस टाइम तक जब वो रिटायर होना चाहता है तब तक के उसके जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस रहेंगे तो अपना शेयर भी लेके जाए। ठीक है। अब अगेन जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, गेन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस पे हम सम्स करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे हमने सम्स कर ली, गेन रेशियो पे हम करते हैं। ठीक है। गुडविल को ट्रीट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको मेथड्स कराए थे ऑलरेडी। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस देखने पड़ेंगे, असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट चेक करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट कितना देना है पार्टनर को, क्या सेटलमेंट होना है रिटायरमेंट पार्टनर के साथ, उसके कैपिटल को एडजस्ट करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो वो सब चीजें हमें रिटायरमेंट के टाइम पे करनी होगी। ठीक है। इसमें से आपके पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए फर्स्ट दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक तो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना और गेन रेशियो कैलकुलेट करना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सम्स में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, गेन रेशियो के मैं अभी आपको कराऊंगी जस्ट 1-2 मिनट के बाद ही, और गुडविल के मेथड सारे मैं आपको करा चुकी है ना। और ये बाकी सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी सब के लिए ना डिटेल में अकाउंटिंग का पेपर निकालना पड़ेगा फिर उनको, है ना, तो वो तो हमारे नेट के एग्जाम के हिसाब से पॉसिबल नहीं। चलो, गेन रेशियो क्या होता है, गेन रेशियो सिंपली मींस जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटगोइंग पार्टनर, है ना, और जो पार्टनर कंटिन्यू करते हैं पार्टनरशिप उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। जैसे हमारे एग्जांपल के हिसाब से रिया और ईशा क्या हुए, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हुए, है ना, और राज क्या हो गया, आउटगोइंग पार्टनर हो गया, क्यों, क्योंकि वो रिटायर होना चाहता है ना। तो आउटगोइंग पार्टनर के वजह से जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को गेन होती है उसे हम कहते हैं गेन रेशियो। गेन क्यों होती है, क्योंकि पहले प्रॉफिट कितने लोगों में बटता था, 3 लोगों में, अब कितने लोगों में बटेगा, 2 लोगों में, क्यों, कि राज तो रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है तो अब प्रॉफिट तो उसको मिलेगा नहीं, अब प्रॉफिट किसको मिलेंगे, रिया और ईशा को ही खाली, के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेन रेशियो। ठीक है। गेन रेशियो की फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन रेशियो की फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। चलिए अब इसका भी सम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लो, गेन रेशियो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद होगी, सम इजी हो जाता है करना। फॉर्मूला क्या थी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना, यही है ना फॉर्मूला। चलो देखते हैं, ए बी सी एन सी आप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ये क्या हुआ उनका ओल्ड रेशियो। ए बी और सी तीनों मिलके जब बिजनेस करते थे तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 4:3:2। फिर बी रिटायर हो गया, ये वाला पर्सन रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया, ये बी वाला रिटायर हो गया, निकल गया। अब ए और सी मिलके प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर करते हैं, इक्वली, इक्वली यानी 1:1, इक्वली मतलब 1:1 ना। ये क्या हुआ इनका न्यू रेशियो, है ना। कैलकुलेट गेन रेशियो, चलो भाई करते हैं। गेन किसको होगा, ए को और सी को, है ना, गेन किसको होगा, ए को होगा और सी को होगा, क्यों, ये बी तो चला गया ना, गेन किसको होनी है, सिर्फ ए और सी को ही तो होगी गेन, उन दोनों का ही गेन रेशियो निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो क्या है, ए का न्यू रेशियो है 1 डिवाइड बाय 1 + 1 2 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, ए का 4 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या होगा, 4 + 3 7 7 + 2 9। अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करने के लिए इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा तो क्या करूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ किसी नंबर से, 2 को 9 से कर देती हूँ, 9 को 2 से कर देती हूँ, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। चलो भाई करते हैं, 1 9 जा 9, 2 9 जा 18 माइनस 4 2 जा 8, 9 2 जा 18। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना, अब तो मैं माइनस कर सकती हूँ ना, 9 - 8 डिवाइड बाय 18, 9 - 8 1 1 डिवाइड बाय 18, ये हो गया A का। अब और कौन सा पार्टनर है जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, सी,
है ना। बी का तो हम नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया, उसका काय का गेन रेशियो ना, वो तो चला गया बिजनेस से। तो अब दूसरा पार्टनर कौन बचा, सी, है ना। चलो सी का देखते हैं। सी का न्यू रेशियो क्या है, सी का न्यू रेशियो क्या है, 1 डिवाइड बाय 1 + 1 2, है ना, माइनस सी का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है सी का 2 डिवाइड बाय 4 + 3 7 7 + 2 9। चलो फिर से इन दोनों को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा तो सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 9 के साथ नीचे करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 9 को 2 के साथ, है ना, इसका डिनोमिनेटर 2 है इसलिए नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। चलो भाई 1 9 ज़ा 9, 2 9 ज़ा 18, माइनस 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, है ना। 9 - 4 डिवाइड बाय 18 तो आएगा 5/8। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये रहा हमारा सोल्यूशन। गेन रेशियो ऑफ A and C is 1:5। ठीक है, जो भी आंसर 1:5 जहां जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लियर है। इसके और भी देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। तकरीबन कितने सम्स है, 4 सम्स मैंने गेन रेशियो के भी कराए हैं। ठीक है, अगर आपको और सॉल्व करने हैं इसके अलावा तो अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जाके इसको कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा, आपको वहां से जाके और एग्जाम्पल्स और इजीली क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, सो थैंक यू। यहाँ पे मैं अकाउंटिंग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और भी इसके टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट मैराथन में लेंगे। फिलहाल आपका यहाँ तक मैंने आपके बेसिक सारे टॉपिक्स कवर करा दिए इस मैराथन में, और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि है पार्टनरशिप, वहां के भी मैंने सारे आपको टॉपिक्स करा दिए इस मैराथन में। ठीक है, सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको ये मैराथन सच में अच्छी लगी, सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा अपने पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।